गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस देखी थी, टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। इन सब का थ्योरी पार्ट हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो प्रीवियसली एनडी के एग्जाम्स में आए हुए हैं और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ़ 2 dice आर थ्रोन एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस shows 5 then the probability that the sum is 10 or more। तो ये प्रॉब्लम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दो इवेंट है। पहली इवेंट ये है कि डाइस में कम से कम एक नंबर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और जो दूसरा इवेंट है वो ये है कि सम क्या होना चाहिए, 10 या 10 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब ये इवेंट जो है, पहली इवेंट हमको क्या है, नोन है, और इसका आउटकम हमको क्या है, पता है। तो हम लोग जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था, पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। यही फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ए वो इवेंट होती है जो ऑलरेडी हो चुकी होती है और जिसके आउटकम के बारे में हमको पता होता है, और बी वो इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना होता है। तो यहाँ पर ए जो है वो ये हो जाएगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 5, और जो बी इवेंट हो जाएगी वो हो जाएगी सम इज 10 और मोर। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को दो तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। पहला, इस फॉर्मूले से हम जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले से स्ट्रेट अवे हम लोग निकाल सकते हैं। अब सैंपल स्पेस जो होगा वो हम लोग जानते हैं कि कितनी डाइस हमने थ्रो करी है, 2 डाइस थ्रो करी है। तो 2 डाइस के केस में जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 36। तो सबसे पहले हम पी ए निकालते हैं। तो पी ए निकालने के लिए सबसे पहले हमको फेवरेबल केस निकालने होंगे। तो ए के फेवरेबल केस हो जाएंगे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। इसके अलावा 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 तो ऑलरेडी आ गया, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और 6-5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 फेवरेबल केस हो गए। तो पी ए हमारा निकल के आ गया 11 अपॉन 36। अब हम लोग निकालेंगे कि बी के फेवरेबल केस क्या हो सकते हैं। तो बी में सम हमारा 10 या मोर होना चाहिए। 10 या मोर का मतलब है या तो सम 10 हो, या 11 हो, या 12 हो। तो 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, 6-6। 11 के लिए 5-6 या 6-5। 10 के लिए 6-4, 5-5 या 4-6। तो हमारे पास बी में इतने केसेस आ गए, 6-6, 5-6, 6-5, 6-4, 5-5, 4-6। भाई सम हमारा 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 10 सम कैसे आ सकता है, 4-6, 5-5, 6-4। ज़्यादा का मतलब या तो 11 हो सकता है, 11, उसके दो केस हो गए 5-6, 6-5, या फिर 12 हो सकता है, उसका एक केस है 6-6। अब हम बात करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमको ये चाहिए कि ए और बी में कौन से केस कॉमन है। तो कॉमन केस आप देख रहे हैं 5-6, 6-5 और 5-5। यही 3 केस हमारे क्या है, कॉमन है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3/36। तो पी इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी एक साथ होने के फेवरेबल केस कितने हो गए, 3, क्योंकि 3 केस वही हैं जो बी में भी हैं, ए में भी हैं। अब अपने फॉर्मूले पर जाते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/36, 11/36 कैंसिल आउट हो गया, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/11 प्रोबेबिलिटी आ गई।
तो ये तो एक तरीका हो गया जो हम थ्योरेटिकली जाके इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम के लिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसमें हम जल्दी से इस प्रॉब्लम को कैसे करें, उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है जिसमें हमको इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं करना होगा। वो आसान तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले इस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने में हमको जो इवेंट हो चुकी है उसके सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल केस देख लेने होते हैं। हमारे फेवरेबल केस उस इवेंट के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 केस इस पूरी प्रॉब्लम के लिए सैंपल स्पेस का काम करेंगे, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस पी बी बाई ए का हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉब्लम में पी बी बाई ए निकालना है तो सैंपल स्पेस हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमको इसमें से वो केस देखने हैं कि जिसमें से वन ऑफ द डाइस शोज 5, जिसमें से एक डाइस में से 5 हो और सम जो होना चाहिए वो 10 या 10 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए एक केस ये हो गया 5 5 जिसमें सम 10 है, एक केस ये हो गया 5 6 जिसमें सम 11 है, एक केस ये हो गया जिसमें सम क्या है हमारा 11 है। तो यही 3 केस ऐसे हैं जो दोनों शर्तों को पूरा करते हैं कि सम 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए और वन ऑफ द डाइस शोज 5। तो हमारा फेवरेबल केस कितना हो गया, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 3/11। बाकी चीज़ें हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड मेथड जो है बहुत इफेक्टिव मेथड है। इसमें सिर्फ आपको जो इवेंट हो चुकी है उसके फेवरेबल केस को देख लेना है और वही फेवरेबल केस पूरी प्रॉब्लम के लिए हमारा सैंपल स्पेस का काम करेगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत यूजफुल लगेगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर जो भी प्रॉब्लम आ सकती है वो इसी कॉन्सेप्ट पर आती हैं और एनडीए के एग्जाम में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। आज एक नई प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और इवेंट्स के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था। देखिए प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स associated with a random experiment if P B equal to 1.5 PA and PC equal to 0.5 PB, find PA। तो आपको यहाँ पर PA निकालना है। अब ये जो इवेंट्स दे रखी हैं वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और साथ में क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, यानी ये घटनाएं कभी भी एक साथ नहीं होगी। पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें ये लगेगा। दूसरा ये है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स से इसका मतलब है कि इनके एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी इस इवेंट का जो फेवरेबल केस होगा वो पूरा का पूरा सैंपल सेट होगा। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। पहला पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, क्योंकि हमारी जो इवेंट्स हैं वो क्या दी हुई है हमको, एग्जॉस्टिव इवेंट्स दी हुई है। अब फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था, फॉर्मूले पर है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 1। अब देखिए चूंकि इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, 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 क्योंकि इवेंट्स आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये चेंज होकर सिर्फ इतना रह जाएगा, पी ए प्लस पी बी। पी बी की जगह हम वैल्यू लगा सकते हैं 1.5 पी ए प्लस पी सी। पी सी किसके बराबर है, 0.5 पी बी के बराबर, 0.5 पी बी, और पी बी ऑलरेडी किसके बराबर है, 1.5 पी ए। इट मीन्स 1.5 पी ए इक्वल टू 1, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर 0, क्योंकि इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसको ऐड ऑन कर लेते हैं, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है। तो ये टोटल हो जाएगा 1.5 1 और ये 0.75, तो ये कुल मिला के हो जाएगा हमारे पास 3.25 पी ए इक्वल टू 1। इट मीन्स
PA इक्वल टू 1/3.25, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4, 25, 1, 3 यानी 4/13। तो PA कितना आ गया 4/30। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम है, अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम्स में जरूर आती है जिसमें आपको अलजेब्रा ऑफ इवेंट से पूछा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट या एग्जॉस्टिव इवेंट्स का कॉन्सेप्ट या वेन डायग्राम से रिलेटेड चीजें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी उस पर बेस बिल्कुल एज इट इज ऑन प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, बस आपको थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, जिस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। प्रॉब्लम देखते हैं, शुरू करते हैं। 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, यानी 8 कॉइन्स को फेंका गया है, उछाला गया है और इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि कम से कम 6 हेड आ जाए। तो यहाँ पर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन है वो मेट हो रही है, क्योंकि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हमारे पास हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो सिर्फ हमारे पास 2 ही आउटकम है और इस ऑपरेशन को हमने कितनी बार परफॉर्म किया है, 8 बार परफॉर्म किया है। तो अगर हम देखें अपने फॉर्मूले के हिसाब से हमारा n कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और हेड आना हमारे लिए क्या है, सक्सेस है, और हेड नहीं आना मतलब टेल आना हमारे लिए क्या है, फेलियर है। तो एक बार सक्सेस आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम किससे डिनोट करते हैं, P से। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और हम लोग जानते हैं कि Q प्लस P प्लस Q इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी Q कितना हो जाएगा, 1/2। अब हमको देखना है कि सक्सेस हमको कितनी चाहिए। अब यहां पर वर्ड आ रहा है एटलीस्ट 6 हेड, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 6 हेड, यानी 6 हेड भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं और 8 भी आ सकते हैं। इसका मतलब हमको जो हमारा जनरल फॉर्मूला हमारा ये था Px इक्वल टू आर बराबर NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, जहां R हमारे क्या थे, नंबर ऑफ सक्सेस थे। तो यहाँ नंबर ऑफ सक्सेस हमारे 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। तो तीनों के लिए हमको निकालना होगा, यानी हमारा जो सलूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। या तो 6 हेड आ जाए या 7 हेड आ जाए या 8 हेड आ जाए। तो तीनों को हमको निकाल के सम अप करना होगा। अब सिंपल प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 8C6 1/2 की पावर 6, अगेन 1/2 की पावर 8 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 2, प्लस 8C7 1/2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 8 माइनस 7 1, प्लस 8C8 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 8 माइनस 8 0, 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 2 यानी अगेन कितना हो गया 1/2 की पावर 8, यहाँ भी 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 1 कितना हो गया 1/2 की पावर 8, यहाँ भी 1/2 की पावर 8 और ये 1 हो जाएगा। तो टोटल तीनों टर्म में 1/2 की पावर 8 कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा 8C6 8C7 और 8C8, 2 की पावर 8 होता है हमारे पास 256। अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 की पावर 8 कितना निकल के आता है 256। अब यहां से शुरू करते हैं। 8C8 की वैल्यू होती है 1, NCN हमारे पास कितना होता है 1, क्योंकि 8 चीजों में से 8 चीजें हम एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। 8C8 हो जाएगा हमारे पास 8, NC1 की वैल्यू होती है n। अब ये है 8C6, इसको हम देखिए एक आसान तरीका है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 8C2, एक ही बात है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं NCR बराबर NCN माइनस R। तो 8C6 बराबर 8C 8 माइनस 6 8C2 और अगेन NC2 जो होता है वो होता है बराबर NN माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 8C6 8 इंटू 7/2 यानी कितना हो जाएगा 28। तो ये टर्म निकल के आ गया 28।
28 + 8 + 1 कितना हो गया 37, 37 अपॉन 256, दिस इज द राइट सोल्यूशन। तो कितना सोल्यूशन आ गया हमारे पास 37 अपॉन 256। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम भी अक्सर एग्जाम से पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से रिलेटेड सारे टर्म्स को क्लियर रखना है कि n का क्या मतलब है, स्मॉल p का क्या मतलब है, स्मॉल r का। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, n का मतलब है कि जितनी बार ट्रायल्स किया जा रहा है। यहाँ कितनी बार कॉइन फेंका जा रहा है 8 कॉइन, 8 कॉइन को एक बार फेंका जाए या एक कॉइन को 8 बार फेंका जाए, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद p का मतलब है कि एक बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस क्या है इस प्रॉब्लम के हिसाब से हेड आना 1/2, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q होती है, जहाँ p + q क्या होता है 1, q = 1/2। और r क्या होता है जितनी बार आपको सक्सेस चाहिए। यहाँ सक्सेस हमको कितनी बार चाहिए, कम से कम हमको 6 हेड चाहिए। तो अगर आप 8 बार कॉइन फेंकेंगे या तो 6 बार हेड आएगा या 7 बार आएगा या 8 बार आएगा, तीनों को हमने सम अप कर लिया एंड द फाइनल आंसर इज 37 अपॉन 256। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।